है दोस्तों, मैं हूँ मुन्ना कुमार और आप लोग के लिए बिहार बोर्ड का जो आर्ट का विषय जो हिस्ट्री है, आपको आपको जो 50% ऑब्जेक्टिव बनता है उनके बारे में आप लोग को गहराई से आप लोग को बताने वाले हैं और हर प्रीवियस क्वेश्चन बैंक को हम लोग आसानी से हल कर पाएंगे और आप लोग समझ पाइएगा, क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन बैंक ही एक ऐसा जरिया है जो आप ऑब्जेक्टिव का आपको पूरा 100% का 50 में 50 ऑब्जेक्टिव आपको सही करा सकता है। क्योंकि पिछला साल का पूछा गया क्वेश्चन, प्रीवियस का अर्थ होता है पिछला साल का पूछा गया क्वेश्चन, उनके बारे में हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। आप ध्यान से देखिएगा, लास्ट तक वीडियो देखिएगा, आपको 100% इसमें से 100% आएगा ही आएगा, मतलब 100% चांस है प्रीवियस ही। आप किसी भी बुक उठा लीजिएगा, प्रीवियस का ही क्वेश्चन रिपीट होता है। मतलब 2018 से जब स्टार्ट शुरू हुआ ऑब्जेक्टिव का 50% ऑब्जेक्टिव का, उस समय से अभी तक अगर ऑब्जेक्टिव आप चाट जाते हैं तो निश्चित रूपेण आपको नंबर आएगा, काफ़ी नंबर आएगा ऑब्जेक्टिव का। जो भी फुल मार्क है 2 से 35 नंबर, वो आपके हाथ में रहेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं, क्वेश्चन को शुरू करते हैं। ये वो आपका 22 का पूछा गया क्वेश्चन है जो इस बार हुआ था इसी साल में, तो उनके बारे में हम जानेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करेंगे। और एक बात और बता दें आप लोगों को कि हर ऐसे क्वेश्चन आएगा जिससे हम चारों ऑप्शन को, चाहे ए ऑप्शन, बी ऑप्शन और सी या डी ऑप्शन, चारों ऑप्शन को विस्तार पूर्वक जानेंगे। यानी कि सभी ऑप्शन को डीप में जाकर हम लोग जानने वाले हैं, गहराई में उतरने वाले हैं सारे ऑप्शन को। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ये जो है ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 में यानी क्वेश्चन नंबर एक में जो है, ये जो आइन ए अकबरी कितने भागों में विभक्त हैं। आइन ए अकबरी एक पुस्तक है, उसे कितने भागों में बांटा गया, तो ये ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, 4 भागों में बांटा गया। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2, दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने अपना राजधानी परिवर्तन किया। दिल्ली से दौलताबाद, दिल्ली से किसने अपना राजधानी को दौलताबाद में परिवर्तन किया, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से अपना राजधानी दौलताबाद परिवर्तन किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अब 3 पर चलते हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 में गुलबदम बेगम ने किसके आग्रह पर हुमायूं नामक पुस्तक की रचना की। तो अकबर की आग्रह पर गुलबदम बेगम ने क्या किया, हुमायूं नामक ग्रंथ की रचना की। अब अकबर का गुलबदम बेगम कौन लगता, दीदी था, अकबर का दीदी था कौन, गुलबदम बेगम। ठीक है, और हुमायूं का बहन था। उसके आग्रह पर गुलबदम बेगम ने क्या किया, हुमायूं नामक पुस्तक की रचना की। अब चलिए क्वेश्चन 4 पर चलते हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4, बादशाह नामक पुस्तक की रचना किसने की। बादशाह नामक पुस्तक रचना की अब्दुल हामिद लाहौरी ने बादशाह नामक पुस्तक की रचना की। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं किस पर। एक क्वेश्चन इसमें VVI क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें काफ़ी VVI क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन परीक्षा के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि यह पूछा ही जाता है। अबुल फजल ने बाबर नामक ग्रंथ की रचना की। कौन, अबुल फजल ने बाबर नाम की ग्रंथ की रचना की। ठीक है, इसको याद रखिएगा आप लोग, ये एक्स्ट्रा हो गया आप लोग के लिए, इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। फतेहपुर सीकरी को राजधानी किसने बनाया था, किसने घोषित किया था। यानी फतेहपुर सीकरी को अपना राजधानी किसने घोषित किया, तो अकबर ने अपना राजधानी घोषित किया था। कौन, अकबर ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 पर क्या कर, अकबर ने किस सन में दिन-ए-इलाही को चलाया। दिन-ए-इलाही एक योजना था जिसे किसने पारित किया, अकबर ने। कब, 1582 ईस्वी में चलाया था। ठीक है, इसके सारे ऑप्शन के बारे में जानेंगे। पहले ऑप्शन ए और बी के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो 1562 ईस्वी में अकबर ने दास प्रथा के खत्म किया। कब, 1562 ईस्वी में दास प्रथा खत्म किसने किया, अकबर ने किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बी पर, ऑप्शन नंबर बी में जाजिया कर के समाप्त किया था। कौन, अकबर ने। कब, 1564 ईस्वी। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा, 1564 ईस्वी में अकबर ने जाजिया कर का समाप्ति की थी। अब जाने वाले हैं हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन पे। 7 नंबर पर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, अकबर का संरक्षक कौन है। अकबर का बॉडीगार्ड, भैया बॉडीगार्ड कौन है, तो बेगम खां को
अकबर का संरक्षक माना जाता है कि वो था ही। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 पर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 पे क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 8, भारत में मुगल वंश का संस्थापक किसे कहा जाता है? भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन है? तो बाबर जो भारत में मुगल वंश का संस्थापक है। बाबर का बेटा क्या नाम था? हुमायूं। हुमायूं का बेटा क्या नाम था? अकबर। अकबर बेटा क्या नाम था? जहांगीर। इसको याद रखिएगा, ठीक है, थोड़ा सा जानकारी है, इसको आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पर जाते हैं। भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन है? भारत का अंतिम, हम तो ये जान गए शुरुआत यानी स्थापना किसने किया? स्थापना किया था बाबर ने। और अंतिम शासक पूछा है हम लोग, तो अंतिम शासक बहादुर शाह जफर था, ठीक है। क्वेश्चन 9 में हम इससे पूछ रहा है कि मुगल साम्राज्य का अंतिम सम्राट कौन था, अंतिम शासक कौन है? तो बहादुर शाह जफर। देखिए क्वेश्चन रिपीट होता है, आप अगर ध्यान से देखिएगा तो उसी में से क्वेश्चन क्या होता है? रिपीट। अब एक तरफ पूछ दिया कौन? संस्थापक, एक तरफ पूछ अंतिम शासक। जो अंतिम शासक बहादुर शाह जफर, संस्थापक कौन था? अकबर, नहीं बाबर, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है? अकबर का समकालीन इतिहासकार कौन थे? अकबर जिस समय शासन व्यवस्था को चला रहे थे उस समय इतिहासकार कौन थे? इतिहासकार था बदायूनी। कौन था? ऑप्शन नंबर बी मेरा राइट आंसर है, बदायूनी। अब क्वेश्चन नंबर 9 पर 11 पर चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है? मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई? ये चारों ऑप्शन का हम लोग डीप से जानने वाले हैं, इन चारों क्वेश्चन को हम लोग विस्तार पूर्वक जानने वाले हैं, ठीक है। आप ध्यान से सुनिएगा इसको। पहले तो क्वेश्चन जो पूछा उसका आंसर देते हैं। मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की? 1906 में मुस्लिम लीग का मोहम्मद अली और शौकत अली ने किया था, ठीक है। और 1885 में क्या हुआ था? 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया गया था। किसके नेतृत्व में? एओ हुम के नेतृत्व में 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया गया था। फिर 1915 में क्या हुआ? 1915 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। कब? 1915 में। डी ऑप्शन सबसे VVI जो है डी ऑप्शन है, इसको आप ध्यान से, VVI जो है डी ऑप्शन है, इसको याद रखिएगा। ये याद रखने वाला चीज़ है क्योंकि 13 अप्रैल 1919 के भारत में एक ऐसा घटना घटा जिसका कोई नाम नहीं। तब वहाँ से क्रांतिकारी जो भी लोग थे बढ़ गया। क्रांति क्या हुआ? तब वहाँ से तीव्र हो गया। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड पूरे देश को दिल दहलाने वाला घटना हुआ था। तो 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जिसमें हजारों निहत्थों लोग, बूढ़ा, महिला, वृद्ध, बच्चा मारे गए थे। निहत्था को मार दिया गया था। एवं के आदेशानुसार लोगों ने सेना ने क्या किया? गोली चला दिया था, ठीक है। और 1919 में रॉलेट एक्ट भी पारित हुआ था। रॉलेट एक्ट को क्या कहता है? काला कानून के नाम से रॉलेट एक्ट को जाना जाता है। दो चीज़ याद रखिएगा। पहला क्या है? जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919, 13 अप्रैल 1919 याद रखिएगा। दूसरा रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ? 1919 में। रॉलेट एक्ट को क्या कहा जाता है? तो काला कानून के नाम से रॉलेट एक्ट को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर आप चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, 13 पर जाते हैं। 12 पहले जाएंगे तब 13 पर। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी जी जो थे भारत का, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। और अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? राजगोपालाचारी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम 13 पर जाते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम महिला अध्यक्ष, हम तो यह जान चुके हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ? 1885 ईस्वी में। किसने किया था? तो एओहुम ने। यहाँ पूछा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम महिला अध्यक्ष क्या है? महिला अध्यक्ष इस एनी बेस्टन। कौन था? एनी बेस्टन। राइट आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कर रहा है? ध्यान से जानेंगे हम लोग। जय हिंद का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। सुभाष चंद्र बोस जय हिंद का नारा दिया था। भगत सिंह इनकलाब जिंदाबाद का। चंद्रशेखर तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। जवाहरलाल नेहरू पूर्ण स्वराज की मांग किसने किया? जवाहरलाल नेहरू। आराम हराम है, आराम हराम है किसने कहा? जवाहरलाल नेहरू। ये याद रखिएगा आप लोग। अब चलिए क्वेश्चन चलते हैं आगे 15 पर। द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ? प्रथम विश्व युद्ध होगा तब ना भैया द्वितीय विश्व युद्ध होगा। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? तो 1914 ईस्वी में। और कब तक चला? 1918 तक चला, ठीक है। 4 साल ये युद्ध चला। फिर द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ? द्वितीय विश्व युद्ध 1 सितंबर 1939 को, 1 सितंबर 1939 खत्म कब हुआ? 1945 में। इसको याद रखिएगा, ठीक है। छोटा सा जानकारी है, इसको आप अच्छा से याद रखिएगा।
चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पर चलते हैं हम लोग। पाकिस्तान का स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में कब अस्तित्व में आया? पाकिस्तान एक स्वतंत्र राष्ट्र कब बना? 14 अगस्त 1947 का पाकिस्तान स्वतंत्र राष्ट्र बना। एक दिन बाद हम लोग का देश आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 के। ये हमारा प्यारा सा देश, सुंदर सा देश, जो रंग बिरंगी कलाओं से निबिड़त है, वो देश आज़ाद हुआ था, हम लोग का प्यारा सा देश। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? संविधान प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संविधान प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ये याद रखिएगा। ठीक है, अब चलते आगे क्वेश्चन नंबर 18 पे। भारत कब गणतंत्र हुआ? गणतंत्र में भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950 में, 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ था। कब? 26 जनवरी 1950 में, ये याद रखिएगा। ठीक है, अब चलते हैं। स्वतंत्र भारत का प्रथम गृह मंत्री, भाई गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो समस्त राजाओं को 500 राजाओं को विलय किया था। किसमें? भारत में। मोहम्मद अली जिन्ना, एक था हैदराबाद का निजाम, वो विलय होना नहीं चाहते, वो अलग राष्ट्र चाहते थे। उसको भी विलय कौन कराया? तो हमारा ये महापुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसीलिए स्टैचू ऑफ इक्वलिटी बनाया गया है। कहाँ? गुजरात में। इसको याद रखिएगा। ये भारत का गृह मंत्री था, प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये जानकारियाँ याद रखिएगा। भारत के जितने भी राजा थे, जब देश आज़ाद हुआ था, छोटे छोटे 500 टुकड़ों में वितरण थे। उन 500 टुकड़ों की इकट्ठा किसने किया? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये जानकारी आपको याद, बहुत काम आने वाला है, याद रखिएगा। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत का प्रथम राष्ट्रपति, और ये जो सी राजगोपालाचारी, ये प्रथम गवर्नर जनरल था। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कर रहा है? पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री, भाई जो देश आज़ाद फुटाएगा वही प्रधानमंत्री बनेगा। मोहम्मद अली जिन्ना। कौन बना? मोहम्मद अली जिन्ना। देश को तोड़ा भी और पहला प्रधानमंत्री बने। कहाँ का? पाकिस्तान का। चलिए क्वेश्चन नंबर आप चलते हैं 21 पे। 21 पर क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर, बहादुर शाह जफर को देश निकाल कर कहाँ भेजा गया? तो रंगून में। कहाँ भेजा गया? रंगून एक स्थान है जहाँ पर बहादुर शाह जफर को भेजा गया था। अब चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 22 पे। 22 क्या कर रहा है? 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन था? डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी जो थे भारत का 1857 क्रांति के समय का गवर्नर जनरल थे। और भारतीय राष्ट्रीय रेलवे का जनक डलहौजी को ही माना जाता है। डलहौजी ने 1853 ईस्वी में, कब? 1853 हमारे देश में क्या किया? हमारे देश में रेलवे लाइन की शुरुआत किया था। ठीक है, इसको आप याद रखिए। छोटा सा जानकारी, छोटा नहीं, बहुत बड़ा जानकारी है। अगर आगा क्वेश्चन में ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, याद रखिएगा, क्योंकि रेलवे लाइन की शुरुआत किसने किया? डलहौजी ने। कब? 1853 ईस्वी में। ठीक है, मुंबई से मुंबई थाना के बीच 18 किलोमीटर। ये भी याद रखने वाला बात है। आप क्वेश्चन नंबर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 पे। वह गत के सिद्धांत को संबंधित किसने किया? तो वह गत के सिद्धांत किससे संबंधित है? ये सबसे भी है, इसको याद रखिएगा। तो डलहौजी से ही संबंधित है। किससे संबंधित है? डलहौजी। डलहौजी कौन था? जो हमारे देश में रेलवे लाइन की शुरुआत की थी। उन्हें रेलवे लाइन के जनक कहा जाता है। ठीक है, डलहौजी के बारे में आप याद रखिएगा इतना बात। ठीक है, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 24 पर चलते हैं। 1857 क्रांति किस तिथि को आरंभ हुआ? 1857 क्रांति 10 मई को शुरुआत हुआ। 10 मई 1857 क्रांति को तिथि का शुरुआत किया गया था। ये याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। क्वेश्चन नंबर 25, गेटवे ऑफ इंडिया स्थित है। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ? मुंबई में स्थित है भैया। कहाँ पे? मुंबई में स्थित है। भारत का प्रथम सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थापित किया गया था? कोलकाता में। कहाँ किया गया था? कोलकाता में। ये भी याद रखिएगा। सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थापित था? पहले कोलकाता में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ? इंडिया गेट का निर्माण पूछ रहा भैया, इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ? ठीक है, ये क्वेश्चन भी आया है, इसको आप ध्यान से देखिएगा। ये क्वेश्चन भी आया 1921 में। इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ? 1921 में हुआ था। ये सब याद रखिएगा।
अब कब, अब 27 नंबर क्वेश्चन, भारत रेलवे का शुरुआत है, हम बोले ना भारतीय रेलवे की शुरुआत कब हुआ, 1853 में। किसने किया, डलहौजी ने। इन्हें भारतीय रेलवे का जनक माना जाता है, इसको याद रखिए। ठीक है, अब हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। वास्को डिगामा भारत कब आए थे, 1498 ईस्वी में, 1498 वास्को डिगामा भारत लौटे थे, भारत आए थे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं 29 पे। क्वेश्चन नंबर 29 क्या करा, इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 29, ब्रिटिश शासनकाल में भारत का धन प्रवास सिद्धांत किसने प्रतिपादन किया, यानी किसने प्रतिपादन किया, दादा भाई नौरोजी ने। किसने किया, दादा भाई नौरोजी ने किया था। आप क्वेश्चन नंबर 30 पे जाते हैं। भगत सिंह को फांसी कब दिया गया, भगत सिंह को फांसी कब चढ़ाया गया, तो 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को फांसी पर चढ़ाया गया था। ठीक है, इसको याद रखिएगा। 1931 में। महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ, तो 540 ईसा पूर्व में। महावीर स्वामी से एक बात और स्पष्ट हो गया, महावीर स्वामी से आप याद रखिएगा कि 540 ईसा पूर्व में महावीर स्वामी का जन्म हुआ। ठीक है, ये जैन धर्म का 24वां तीर्थकार है। कौन सा तीर्थकार है, 24वां तीर्थ। 23वां तीर्थकार कौन है, पार्श्वनाथ, ये भी याद रखिएगा। और जैन धर्म का प्रथम तीर्थकार कौन है, तो ऋषभदेव। कौन है, ऋषभदेव जैन धर्म का संस्थापक है। जैसे गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म का संस्थापक है, ठीक उसी प्रकार जैन धर्म का संस्थापक है ऋषभदेव। और अंतिम तीर्थकार कौन है, महावीर स्वामी। इसका जन्म कब हुआ, 540 ईसा पूर्व में। इसको याद रखिएगा आप लोग, बहुत काम आने वाला है। अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। श्वेतांबर और दिगंबर और श्वेतांबर किस धर्म से संबंधित है, ये भी आपको याद होगा, और नहीं याद होगा तो हम बता ही रहे हैं। तो जैन धर्म से संबंधित है। किससे संबंधित है, जैन धर्म से संबंधित है, श्वेतांबर और दिगंबर, इसको याद रखिएगा। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं 33 पे। सांची मध्य प्रदेश में किस जिले में स्थित है, सांची मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है, इसको याद रखिएगा आप लोग। तो रायसेन नामक स्थान पर स्थित है। ठीक है, रायसेन नामक स्थान पर जो है सांची मध्य प्रदेश में स्थित है। क्वेश्चन नंबर अब 34 पे चलते हैं। प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत किस शासक ने किया था, अशोक ने की थी। कहाँ, किसने किया था, अशोक ने किया था। चलिए ये भी क्वेश्चन ठीक है। अब आगे चलते हम लोग। अकबर नामक किसके कृति, हम तो पहले ही बताया अकबर किसका, अबुल फजल का। किसका है, अबुल फजल का अकबर नाम की रचना की। इसको याद रखिएगा, अबुल फजल ने इसका रचना की थी, इसको बढ़िया से याद रखिएगा। ठीक है, और एक चीज़ याद रखिएगा, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अबुल फजल ने अकबरनामा की रचना की। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं 36 नंबर क्वेश्चन पे। शेरशाह सूरी ने चौसा के युद्ध में किससे पराजित किया, चौसा के युद्ध शेरशाह सूरी ने हुमायूं को पराजित किया, क्योंकि दो बार हुमायूं को हराया। किसने, शेरशाह सूरी ने। चौसा के युद्ध कब हुआ, 1539 ईस्वी में। कब हुआ, 1539 ईस्वी में। ये भी याद रखने की आपका सबसे बड़ी बात है, 1539 ईस्वी में, ये लिख लीजिएगा आप लोग तो अच्छा रहेगा। 1539 ईस्वी में चौसा का युद्ध हुआ। किसके किसके बीच, तो हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच, जिसमें क्या हुआ, शेरशाह सूरी विजय हुआ, हुमायूं पराजय हो गए, हुमायूं हार गए थे। ठीक है, फिर उसके बाद कौन सा युद्ध हुआ दोनों के बीच में, एक और युद्ध होता है बिलग्राम का युद्ध, यानी कि बिलग्राम का युद्ध इन दोनों के बीच होता है, जिसमें क्या हुआ, शेरशाह सूरी विजय हुआ। ये कब हुआ था, तो 1540 ईस्वी में यह युद्ध हुआ था। ठीक है, 39 में चौसा का युद्ध हुआ, और कन्नौज का युद्ध या बिलग्राम का युद्ध कब हुआ, 1540 ईस्वी में। ये याद रखिएगा आप लोग। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। चीतल किस धातु से संबंधित है, तांबा से संबंधित है। चीतल किससे संबंधित है, तांबा से संबंधित। ये याद करने वाला एक ही बात तो है, तांबा से संबंधित। जीतल जो है वह तांबा से संबंधित है। अब क्वेश्चन नंबर 38 पे जाते हैं। जहांगीर का शासनकाल कब तक था। अब यहाँ पर जो भी शासनकाल दिया है उस पर हम चर्चा करने वाले हैं। अच्छा से आप देखिएगा, जहांगीर का पहले पूछा ना, तो जहांगीर का शासनकाल, ठीक है, तो जहांगीर का शासनकाल जो है, जहांगीर का शासनकाल, ये जो ऑप्शन है, ए ऑप्शन, 1605 से 1627 ईस्वी तक जहांगीर का शासनकाल हुआ। और हम सब के शासनकाल जानने वाले हैं, अकबर का शासनकाल,
हुमायूं का शासनकाल, शेरशाह सूरी का शासनकाल, बाबर का शासनकाल, अकबर का, शाहजहाँ का, औरंगजेब का, सबका शासनकाल जानेंगे। इसीलिए क्योंकि सब भी आए हैं हमारे दृष्टि से, यानी परीक्षा के दृष्टिकोण से सारे भी आए हैं। शाहजहाँ के शासनकाल कब से कब माना जाता है? शाहजहाँ का शासनकाल 1627 से, शाहजहाँ का 1627 से 1657 तक, 1657 तक किसका शासनकाल? तो शाहजहाँ का शासनकाल है। ठीक है। अब उसके बाद औरंगजेब का शासनकाल, औरंगजेब का शासनकाल 1658 से 1707 तक, 1707 तक इसका शासनकाल किसका? औरंगजेब का। ये याद रखिएगा। औरंगजेब का शासनकाल कब से कब तक? 1658 से 1707 तक किसका शासनकाल? औरंगजेब का शासनकाल। फिर आगे देखते हैं हम लोग, अकबर का शासनकाल कब से कब माना जाता है? अकबर का शासनकाल जो है 1556 से 1605 तक, ये किसका शासनकाल है? तो अकबर के शासनकाल है। अकबर का शासनकाल 1556 से 1605 तक अकबर का शासनकाल माना जाता है। फिर आगे बढ़ेंगे, हुमायूं, शेरशाह सूरी का शासनकाल, शेरशाह सूरी का शासनकाल कब से कब? 1540 से 1545 तक, 1540 से 1545 तक, याद रखिएगा 1545 तक, ये भी आपको याद रखना है। शेरशाह सूरी का शासनकाल कब से कब तक? 1540 से 1545 तक शेरशाह सूरी के शासनकाल माना जाता है। फिर उसके बाद आता है कौन? उसके बाद आता है हुमायूं। हुमायूं का शासनकाल 1530 से कब? हुमायूं, किसका? हुमायूं का शासनकाल 1530 से कब से कब तक? 1530 से 1556 तक, 1556 तक किसका काल? हुमायूं का शासनकाल, 1530 से 1556 तक ये हुमायूं का शासनकाल है। ये आप याद रखिएगा या लिख लीजिएगा। ठीक है, आप लिख लीजिएगा तो बेटर रहेगा। ठीक है। और बाबर का शासनकाल, किसका? बाबर, जो संस्थापक है, बाबर बाबा जो संस्थापक है। ठीक है, वह 1526 से 1530 तक इसका शासनकाल रहा। किसका? बाबर का। तो हम शासनकाल लिखा करके सबके जान गए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ाते हैं 38 बाद चलते हैं 39 पे। ठीक है, 39 पे चलते हैं। 39 का क्वेश्चन ये रहा, अकबर के काल में भूमि को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया था? 4 भागों में वर्गीकृत किया गया था। ये याद रखने वाला बात है, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अच्छा से याद रखिएगा आप लोग। ठीक है। अब नवरत्न किसके दरबार में थे? अकबर के दरबार में थे नवरत्न ना, नवरत्न वाला अकबर के बारे में, अति बीरबल के बारे में जानते होंगे आप लोग। नवरत्न किसके दरबार में थे? अकबर के दरबार में। चौसा चोरी चोरा कांड कब हुआ? चोरी चोरा कांड 1922 ईस्वी में, 1922 में। आप एक चीज़ और याद रखिएगा, 1922 ईस्वी में चोरी चोरा कांड हुआ। चोरी चोरा कांड का मतलब क्या हुआ कि एक उत्तर प्रदेश का एक जिला था, उस जिला में पुलिस को चारों तरफ से घेर कर पूरा पुलिस को जला दिया था। चोरी चोरा कांड इसी को कहा जाता है। आप एक चीज़ और जानेंगे, 1919 के बारे में तो हम लोग जानते हैं, रॉलेट एक्ट पारित हुआ था और जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। रॉलेट एक्ट 1919 में पारित हुआ और जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी। ये सबसे भिभिया है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है। अब चलते हैं 1920 में। 1920 में क्या हुआ? 1920 में सविनय अवज्ञा आंदोलन चला गया। कौन सा अवज्ञा आंदोलन? सविनय अवज्ञा आंदोलन चला गया। कब? 1920 में। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। चलिए 1922 में चलते, अब क्वेश्चन नंबर 42 पर चलते हैं। शेर ए पंजाबी के नाम से किसे जाना जाता है? शेर ए पंजाबी, लाला लाजपत राय को शेर ए पंजाबी के नाम से जाना जाता है। ये बात याद रखिएगा आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर अब आगे चलते हैं हम लोग। ठीक है, 43 पर चलते हैं हम लोग। 43 क्वेश्चन क्या करा? साइमन कमीशन भारत कब आया? 1928 में। साइमन कमीशन भारत कब आया? 1928 में। ये बात याद रखिएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 43 हो गया तो 44 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, निम्न में से कौन सा आंदोलन दांडी मार्च से शुरू हुआ? सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? तो 1930 में चला। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चला? 1930 में। उसको आप याद रखिएगा। 1930 में डंडी यात्रा भी शुरू हुआ था साबरमती आश्रम से, और सविनय अवज्ञा आंदोलन
भी शुरुआत हुआ दांडी यात्रा से। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं 45 पे। दांडी किस राज्य में अवस्थित है? भाई गुजरात में अवस्थित है। ठीक है, अब जानेंगे क्वेश्चन नंबर 46। महात्मा गांधी ने पहले किसान आंदोलन कहाँ शुरू किया? अपना चंपारण, बिहार। चंपारण किसने गांधी जी को बुलाया? सर्वप्रथम गांधी जी ने आंदोलन कहाँ छेड़ा? चंपारण, अपना चंपारण भाई, बिहार का जो चंपारण है वहाँ से 1917 में। कब? 1917 ईस्वी में गांधी जी ने चंपारण से किसान के दुख दशा को देखते हुए वहाँ पर नील के खेती को विरुद्ध किया था। ये आपको याद रहना चाहिए। मतलब क्वेश्चन डायरेक्ट सब्जेक्टिव में लिखित परीक्षा में आपको पूछ सकता है, पूछता ही है। पूछेगा क्या मतलब? पूछता ही है। और राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को बुलाया था कहाँ? चंपारण। ये बात आपको याद रखना चाहिए। अब चलते हम लोग 1947 पर। 47 नंबर क्वेश्चन पर 1942 में कौन सा आंदोलन हुआ? तो भाई भारत छोड़ो आंदोलन। कौन सा आंदोलन? भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? 1942 ईस्वी में। असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में। खिलाफत आंदोलन 1920 ईस्वी में। 1919 में खिलाफत आंदोलन 1919 में। असविनय 1930 में। ये याद रखिएगा। आप चलते क्वेश्चन नंबर 48 में। रॉट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? रॉट एक्ट 1919 में हम बात आए थे ना। 1919 में रॉट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जिसके अंत कई लोग, आम लोग, जो मासूम लोग हैं उनको मार दिए गए थे जलियांवाला बाग हत्याकांड के तहत। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो 1919 में। ये तो बात आप लोग जानते ही हैं। चलिए आगे बढ़ते हम लोग समय को ना बिताते हुए। पश्चिम बंगाल विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुआ? तो 1905 में हुआ। किसके शासन, किसकी अध्यक्षता में? तो डलहौजी की अध्यक्षता में। ये भी याद रखने की बात है, डलहौजी की अध्यक्षता में बंगाल विभाजन हुआ था। ठीक है, ये भी याद रखने के योग्य बात है, इसको याद रखिएगा आप लोग अच्छा से। अब क्वेश्चन नंबर 51 पर चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51 पर चलते हैं। तो 51 पे अंगतु निकाय का अनुसार महाजन पद की संख्या कितने? तो भाई 16 है। 16 महाजन पद है। ये भी बात आपको याद तो होगा ही होगा, आप लोग पढ़ते हैं इसीलिए आपको याद होगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 52 पर चलते हैं। मगध साम्राज्य की स्थापना किसने की? मगध, तो मगध साम्राज्य की स्थापना बिम्बुसार। किसका बेटा था? चंद्रगुप्त मौर्य का बिम्बुसार। और इसका बेटा कौन था? अशोक। ये भी याद रखिएगा आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 53 पे। चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल कब से कब तक माना जाता है? तो चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल, ये कोई आंसर डी हो गया, जो 323 से 228 तक, 298 तक ये इसका शासनकाल था। किसका? चंद्रगुप्त मौर्य का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। विक्रमादित्य की उपाधि किस सम्राट के? तो विक्रमादित्य की उपाधि किस सम्राट को दिया गया था? आपको पता है, ये क्वेश्चन तो आपको भी पता होगा। ये क्वेश्चन जो आंसर है इसका चंद्रगुप्त द्वितीय का। किसको? चंद्रगुप्त द्वितीय को बनाया गया। अशोक किस वंश का शासक था? तो मौर्य वंश का था। अब नंदी वंश का संस्थापक कौन है? नंदी वंश का संस्थापक है महापद्म नंद। कौन है? महापद्म नंद। और मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त। और पाल वंश का कौन है? गोपाल। कौन है? पाल वंश संस्थापक गोपाल है। चारों संस्थापक यानी कि चारों वंश के संस्थापक का नाम देंगे। पहले नंद वंश का महापद्म नंद, मौर्य वंश का कौन? चंद्रगुप्त मौर्य, गुप्त वंश का कौन? तो श्रीगुप्त, और पाल वंश कौन? गोपाल। ठीक है, ये याद रखने वाला बात है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। कौन सा? 56 पे। मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक चंद्रगुप्त मौर्य था, प्रथम शासक। ठीक है, क्योंकि यही इसने ही मौर्य साम्राज्य का स्थापना की, तो प्रथम शासक यही बनेगा। महाभारत की रचना किस? वेद व्यास। महाभारत की रचना किसने किया? वेद व्यास। मगर महाभारत किस भाषा में? तो संस्कृत भाषा में। महाभारत की रचना किसने किया? वेद व्यास। पुराण कितने हैं? 18। पुराण कितने हैं? 18। और वेद कितने हैं? 4। ये भी याद रखने का बात है। पुराण की संख्या कितने? 18। पुराण की संख्या कितने? 18। वेद कितने हैं? तो वेद है 4। वेदांग कितने हैं? 6। उपनिषद कितने हैं? 108। ये याद रखने वाला बात है। आपको ये जानकारी काफ़ी लाभकारी होने वाला है, इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं। आश्रम
59 पे, आश्रम व्यवस्था में कितने प्रकार के आश्रम का उल्लेख मिलता है? आश्रम व्यवस्था में, किसमें? आश्रम व्यवस्था में कितने प्रकार के आश्रम का उल्लेख मिलता है? तो भाई 4 प्रकार का आश्रम का उल्लेख मिलता है, जिसके बारे में आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 60, अश्वमेध यज्ञ आयोजन क्यों किया जाता है? तो शाही संप्रभुता के लिए, किसके लिए? शाही संप्रभुता के लिए। जो राजा होते थे, महाराजा, अपने वर्चस्व के लिए, अपने यश कीर्ति के लिए ये अश्वमेध यज्ञ करते थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर 61, कौन सा हड़प्पा सभ्यता का नगर नहीं है? भाई मोहनजोदारो तो है, लोथल तो है, कालीबंगान तो है, विजयनगर साम्राज्य नहीं है। विजयनगर साम्राज्य का संस्थापक कौन? तो हरिहर और बुक्कर। कब किया था? 1336 ईस्वी में। किसने 36 ईस्वी में हरिहर बुक्कर जी ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। 62 में, विलियम जोन्स ने एसोसिएशन सोसाइटी का स्थापना कब की थी? ये भी क्वेश्चन अच्छी है, इसको याद रखिएगा। विलियम जोन्स तो 1784 ईस्वी में। ठीक है, 1784 ईस्वी में। चलिए क्वेश्चन बढ़ाते हैं आगे। 63 के, दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता खोज किस वर्ष की थी? ये सबसे लाभकारी आपके दृष्टि से, इसको याद रखिएगा आप लोग, आपके लिए काफ़ी लाभदायक हो सकता है ये क्वेश्चन। आपकी दृष्टि से या मेरी दृष्टि से, परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं। दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता खोज कब की? 1921 ईस्वी में। हड़प्पा सभ्यता किस नदी तट पर? रावी नदी तट पर है। किसके नदी तट पर? रावी नदी तट पर। याद रखिएगा आप लोग कि दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता खोज की थी। और हड़प्पा सभ्यता किस नदी तट पर? तो रावी नदी तट पर, ये याद रखिएगा। और 1922 ईस्वी में राखालदास बनर्जी, कौन? राखालदास बनर्जी ने मोहनजोदारो की खोज की। किसका खोज की? मोहनजोदारो खोज की। किसने किया? तो राखालदास बनर्जी ने। कब किया? तो 1922 ईस्वी में। अब फिर आता है 1927 ईस्वी में। 1927 ईस्वी में किसने खोज की? 1927 ईस्वी में सूतकांडे ने दशक की खोज की। सूतकांडे जगह एक है, उसका खोज किया गया। फिर एक आता है 1931 ईस्वी में। 1931 ईस्वी में किसने खोज की? इसके बारे में तो पहले जान लेंगे हम लोग, इसका जानकारी अधूरा है। तो 1931, हाँ, चंदू दोरा खोज की। किसका खोज की? चंदू दोरा, जो जिस पर मानक बनाया जाता था। मानक मतलब क्या था? आभूषण। आभूषण हड़प्पा सभ्यता कालीन में, जब हड़प्पा सभ्यता खोज की गई तो वो मानक कहाँ से प्राप्त हुआ? तो चंदू दोरा से, जहाँ पर मानक की कारखाना स्थापित हुआ करता था। कब? प्राचीन काल में, जिस काल में हड़प्पा सभ्यता के लोग रहते थे, उस काल में वहाँ मानक बनाने का कारखाना था। ठीक है, इसको याद रखिएगा आप लोग। चलिए अब आगे क्वेश्चन बढ़ाते हैं हम लोग। धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? धौलावीरा आपको याद होगा। धौलावीरा किस राज्य में स्थित? गुजरात में स्थित है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा आप लोग। धौलावीरा किस राज्य में अवस्थित है? तो गुजरात में अवस्थित है। ठीक है, आप चलते हैं मोहनजोदारो किस भाषा में? ये क्वेश्चन आगे बढ़ाते हम लोग। 65 का क्वेश्चन जानेंगे। मोहनजोदारो किस भाषा का शब्द है? भाई सिंध भाषा का शब्द है, ये बात तो आप जानते होंगे, अच्छा खासा जानते होंगे। चलिए ठीक है, तो हम लोग चलते हैं आगा। 66 में, हड़प्पा सभ्यता का विशाल स्नानागार किस नगर में पाया गया? तो मोहनजोदारो में। कहाँ पाया गया? मोहनजोदारो। लोथल कहाँ है? गुजरात में। कालीबंगा क्या है? राजस्थान में। ठीक है, इसको याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन सा एक नहीं आता है? तो भाई साहित्य आता है, सिक्का आता है, अभिलेख आता है, भवनाश नहीं आता। जो डी दिया है ये गलत ऑप्शन है, इसको आप रॉन्ग कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग 68 क्वेश्चन पर जा रहे हैं। लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? लोथल किस नदी के किनारे? भोगवा नदी के किनारे हैं। लोथल किस राज्य में है? तो गुजरात में अवस्थित है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। रावी नदी तट पर कौन है? रावी नदी हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, सिंध नदी तट पर कौन है? राखालदास बनर्जी ने खोज किया था मोहनजोदारो के, तो सिंध नदी तट पे हैं। ठीक है, इसको याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। 69 पर, त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित रखता है, या त्रिपिटक किस धर्म का साहित्य है? इसको आप लोग अच्छा से जानते होंगे। तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? तो गौतम बुद्ध, लाइट ऑफ एशिया, जिन्होंने अपने राजपाट को त्याग कर एक सन्यास का रूप ले लिया और जिन्होंने महाकल्याण के लिए
पूरे संसार को क्या किया, ज्ञान से, अबोध ज्ञान से मुक्ति दिलाई। वह गौतम बुद्ध जिन्होंने क्या किया, जिन्होंने बौद्ध धर्म का स्थापना की। ये याद रखने की बात है, आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, राजतरंगिणी किसने लिखा? राजतरंगिणी एक पुस्तक है, इसका लेखक कौन है? तो कल्हण है ना, कल्हण, ये इसका रचनाकार है। चलिए ठीक है, 61 नंबर क्वेश्चन पर जाते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर ने किससे पराजय किया? तो इमरान लोदी को पराजय किया। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? 1526 ईस्वी में। किसके बीच? इमरान लोदी और बाबर के बीच, जिसमें बाबर ने क्या किया? विजय प्राप्त किया, क्योंकि बाबर के पास 25,000 सेना था, इमरान लोदी के पास 1 लाख सेना। तब भी बाबर अपने ज्ञान का उपयोग किया। तोपखाना के पानीपत के युद्ध में तोपखाना का प्रयोग किया कौन? बाबर ने, ठीक है, इसको याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे के इसको हम जानेंगे। हेमू, तक बाद हेमू के बारे में आप जानते हैं? हेमू पानीपत का तीसरा युद्ध किसके बीच हुआ? तीसरा युद्ध पानीपत का दूसरा युद्ध है, तीसरा युद्ध है, ये भी जान लीजिए आप लोग। चलिए इसको हम विस्तार से आप लोग को बता ही देते हैं, ठीक है। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच में हुआ? तो बाबर और इमरान लोदी के बीच में। जैसे इमरान लोदी क्या हुआ? हार हो गया। ये कब हुआ था? 1526 ईस्वी में। चलिए ये तो आप लोग को याद हो गया है। चलिए आगे बढ़ते, पानीपत का दूसरा युद्ध किसके बीच हुआ? दूसरा युद्ध कब हुआ? पहले 1556 ईस्वी में। भाई 56 आया तो कौन आएगा? अकबर। कौन? अकबर और किसके बीच? अकबर और हेमू के बीच। अकबर और हेमू के बीच कौन सा युद्ध? पानीपत का दूसरा युद्ध, ठीक है। चलिए तृतीय युद्ध के बात करते हैं। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 ईस्वी में। कब हुआ? 1761 ईस्वी में अहमद शाह और मराठा के बीच हुआ। किसके पास? अहमद शाह और मराठा के बीच, जिसमें मराठा को हार मिला, ठीक है। इसको याद रखिएगा आप लोग। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग। अकबर के दरबार का प्रख्यात गायक कौन था? भाई तानसेन। इसको कौन भूल सकता है? आप भी नहीं, हम तो नहीं, आप भी नहीं भूल सकते हैं, कभी नहीं। अकबर के दरबारी कवि कौन था? गायक बने कवि कौन था? तानसेन। चलिए आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 73 पे। ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? ताजमहल कौन? यमुना नदी के किनारे अवस्थित है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 74 पर। 16 एक कुल की नीति किसकी थी? 16 एवं कुल की नीति, तो ये अकबर का नीति था। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 75 पे। किस मुगल शासक के हिंदू पर जजिया कर हटाया? तो अकबर, ये बात तो जानते हैं, जजिया कर के बारे में हम पहले ही जिक्र किए हुए हैं। तो चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। चल क्वेश्चन नंबर 66। रूस में भारत विधि का जनक किसे कहा जाता है? रूस में भारत विधि का जनक, ठीक है, इसको याद रखिएगा आप लोग। रूस में भारत विधि का जनक GS लेवी देव को, ठीक है, GS लेवी देव को कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 77 यूनेस्को के द्वारा किस वर्ष हम्पी विशेष धरोहर स्थल घोषित किया गया? तो 1986 में। चलिए ये आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर कहते हैं 78। विजयनगर साम्राज्य का महानतम शासक कौन था? कृष्णदेव राय। कौन? कृष्णदेव राय सबसे महान सम्राट थे। कहाँ का? विजयनगर साम्राज्य का। विजयनगर साम्राज्य का स्थापना कब हुआ? 1336 ईस्वी में। किसने किया? हरि और बुक्कर, दोनों भाई ने मिलकर इस विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। ये बात आप भूलिएगा मत, और भूलने देंगे भी नहीं आपको। हम्पी किस राज्य में अवस्थित है या संबंधित? हम्पी विजयनगर साम्राज्य से अवस्थित है। विजयनगर साम्राज्य के बारे में और एक बात याद रखिएगा, इसकी स्थापना कब हुआ? 1336 ईस्वी में। किसने किया था? हरिहर और बुक्कर ने, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। विजयनगर साम्राज्य का स्थापना, ये तो बात हम लोग जानते हैं, 36 में, 1336 में। किसने किया? हरिहर बुक्कर ने। चलिए 81 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। 81 नंबर क्वेश्चन, ढक्कन दंगा आयोग कब गठित किया गया? ढक्कन दंगा आयोग ना, ये कब गठित किया गया? तो ऑप्शन नंबर ए 1875 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। ढक्कन, ये तो क्वेश्चन हो गया 81 का। 82 में, कॉर्नवालिस कोड कब बना? ठीक है,
कॉर्नवालिस कोड कब बना? तो 1793 में बनाया गया। ठीक है। दाइन एक को क्या था? दाइन एक को क्या था, ये भी आपको याद रखना है। तो ये क्या भूभाग था? क्या था? भूभाग था, जो अकबर के शासनकाल में चलाया गया था। ये भी आपको याद रखना है। चलिए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं हम लोग। ये मालवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था किसके द्वारा लागू की गई? मालवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था तो लॉर्ड वेल्सी के द्वारा। ठीक है, मालवाड़ी लॉर्ड वेल्सी के द्वारा ये व्यवस्था लागू की गई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 85 पर चलते हैं। संस्थाल विद्रोह का नेता सिंधु और कान्हू को माना जाता है। संस्थाल विद्रोह का नेता, ये भी याद करने का योग बात है। ठीक है, सॉरी बिरसा मुंडा को माना जाता है। किसको माना जाता है? बिरसा मुंडा को, ये याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 86 पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 86, फ्रांसीसी बुकान कौन था? तो भाई सर्वेक्षणकार। कौन था? सर्वेक्षणकार। एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक पढ़िएगा तो सब मिल जाएगा आप लोग को। ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब हुआ? ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब हुआ? 1600 ईस्वी में। ईस्ट इंडिया कंपनी यानी अंग्रेज की जो कंपनी है उसका स्थापना कब हुआ? 1600 ईस्वी में। चलिए लक्ष्मीबाई की गोद लिए पुत्र का नाम क्या था? लक्ष्मीबाई के गोद लिए पुत्र का नाम क्या था? ये भी आपको याद रखना है। सदाशिव। कौन था? सदाशिव व्यक्ति था जिसे लक्ष्मीबाई ने क्या किया? पुत्र के रूप में गोद लिया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। अगर 89 में जगदीशपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? जगदीशपुर एक गांव है, ये गांव था, उसमें 1857 की क्रांति के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? कुंवर सिंह। कौन? कुंवर सिंह। इसको कौन भूल सकता है भाई? हम तो नहीं भूल सकते, आप भूल सकते हैं नहीं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 1857 की क्रांति, इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन थे? 1857 क्रांति का 1857 क्रांति में इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन थे? ठीक है, तो पामस्टन। ये याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 91 पर चलते हैं। रामानंद का शिष्य कौन है? रैदास। भाई रैदास को कौन भूलेगा? रैदास जी थे। चलिए क्वेश्चन आप चलते हैं। क्वेश्चन नंबर चलेंगे आप लोग हम लोग 92 पे। तलवंडी किसका जन्म संबंध है? तलवंडी गुरु नानक, सिख धर्म का धर्मगुरु संस्थापक गुरु नानक जी का जन्म हुआ था। इसको कौन भूल सकता है भाई? और कबीर जी का जन्म कहाँ हुआ था? काशी उत्तर प्रदेश बनारस। कबीर जी का जन्म कहाँ हुआ था? काशी उत्तर प्रदेश बनारस में हुआ था। ठीक है, और गुरु नानक के बारे में जाएगा। मीराबाई का जन्म कब हुआ? मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ और कब हुआ ये भी जान लेंगे हम। मीराबाई का जन्म 1498 में, 1498 ईस्वी में मीराबाई का जन्म हुआ। कहाँ पे? पाली के कुंडल गांव में। पाली के कुंडल गांव में मीराबाई का जन्म हुआ था। ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ है? ठीक है, तो इसका दरगाह कहाँ है? तो अजमेर में। कहाँ है? अजमेर में अवस्थित है। ये याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। काशी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ? काशी विश्वनाथ। कबीर जी के किसका? कबीर जी का जन्म हुआ। किसका? कबीर जी का जन्म। गुरु नानक का जानते हैं, गुरु नानक जी का जन्म हुआ तलवंडी में। ये याद रखने की बात है। मीराबाई का जन्म हुआ पाली कुंडल गांव में। ये भी याद रखने की बात है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 95 को हम लोग देखते हैं, ध्यान से पढ़ते हैं। बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है? तो बीजक किसका उपदेश संग्रहित है? इसको आपको ध्यान से देखना है। तो ये जो है कबीर जी का उपदेश संग्रहित है। हैनसॉन्ग किस देश का यात्री थे? भाई चाइना का था, नाम भी स्पष्ट है, नाम से ही पकड़ सकते हैं हम लोग, चाइना का यात्री थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग 97 नंबर क्वेश्चन पे। तक-ई-हिंद किसका यात्रा वृत्तांत है? तक-ई-हिंद तो अल बिरौनी। किसका था? अल बिरौनी का। ये भी याद रखने का बात है आप लोग का। याद रखिएगा, जितना याद रखिएगा उतना आपका बेटर होने वाला, क्योंकि
ऑब्जेक्टिव ही आपका रिजल्ट का बेहतर करता है। रिजल्ट बनाने का काम है ऑब्जेक्टिव का। सब्जेक्टिव में आप जितना भी लिखेंगे उसमें थोड़ा बहुत नंबर वो काट लेगा, ऑब्जेक्टिव एक भी नंबर वो नहीं काट सकता है, ठीक है। चलिए 1800, अब हम चलते हैं 98 नंबर क्वेश्चन। मौर्य काल का प्रसिद्ध यूनानी यात्री कौन था? प्रसिद्ध यूनानी यात्री मौर्य काल का, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। मौर्य काल का मेगास्थनीज कौन था? मेगास्थनीज थे, ये बात आपको भूलना नहीं है, याद रखना है। मौर्य काल का प्रसिद्ध यूनानी यात्री कौन था? मेगास्थनीज, जिन्हें ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 99 पर चलते हैं हम लोग। अल बिरूनी किसके साथ भारत आए थे? अल बिरूनी किसके साथ भारत आए थे? तो मोहम्मद गजनी के साथ भारत आए थे, ठीक है। कैप्टन हंग सिंह किस मुगल शासक के दरबार आया था? कौन? कैप्टन हांग किंग्स, ठीक है, किसके दरबार में आए थे? तो जहांगीर के दरबार में आए हुए थे, ये बात खत्म। और आप लोग ऐसे वीडियो के लिए आप कमेंट कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। आप लोग के लिए हम हमेशा इस तरह के वीडियो और पूरा ऑप्शन को डिटेल में बताएं, जिस प्रकार हम बताए ना, ठीक उसी प्रकार आप लोग को ये ऑप्शन बाय ऑप्शन आपको बताते रहेंगे। आपको सब्जेक्टिव भी आसानी से बता देंगे, जितना सब्जेक्टिव होता है जो मतलब आपको छपेगा, जो क्वेश्चन बारंबार आपसे पूछ ही सकता है, मतलब 100% पूछेगा, ये आपसे 100% क्वेश्चन पूछ ही सकता है, तो वह क्वेश्चन सब्जेक्टिव को हम आपको यूट्यूब पर डाल देंगे इसी चैनल पर। सुंदरी मैथ क्लासेस इस चैनल का नाम है। इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, होगा तो आप लाइक भी कर दीजिए, आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, नहीं तो सब्सक्राइब भी मत कीजिएगा, ठीक है। चलिए अच्छा से पढ़िएगा, ऑल द बेस्ट।